टूर्नामेंट वाला जो पार्ट था, नॉकआउट वाला, लीग वाला हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? अगर टाइम बचेगा अभी तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊँगा, तो उसी में हम रिवाइज़ कर लेंगे उस पार्ट को भी, और ये जो हमारा बाकी का मैनेजमेंट वाला पार्ट है, इसको भी फटाफट देख लेते हैं। इससे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, बट एक बार हम इसको फटाफट रीड कर लेंगे और समझ लेते हैं कि इसमें क्या-क्या होता है। ये सब आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, और जो कि जनरली हमारे कॉमर्स वाले होंगे 11th-12th में, तो उन्होंने तो ये सब ज़रूर पढ़ा होगा मैनेजमेंट में, सॉरी बिज़नेस में, ठीक है? चलो, ऑर्गनाइज़ेशन और एडमिनिस्ट्रेशन 2 वर्ड होते हैं जिनकी हम बात करते हैं, दोनों को समझ लेते हैं। ऑर्गनाइज़ेशन आपका जो टर्म होता है, ये जनरली आपका फील्ड वर्क वाला होता है, ठीक है? ये दोनों ही वर्ड साथ में काम करते हैं जब आप मैनेज करते हो किसी चीज़ को। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना, ये आपका एक सुपीरियर बॉडी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन आपका जो होता है, ये आपकी सुपीरियर बॉडीज़ होती हैं, और इनके नीचे काम कर रहे होते हैं आपकी ऑर्गनाइज़ेशन लेवल वाले लोग। अब जैसे कि अगर हम एक स्पोर्ट्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई एक टूर्नामेंट हो रहा है, या फिर किसी कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? तो उसमें आपके जो ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है, ये आपके कौन है? ये आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, ठीक है? ये आपके अदर टीचर्स हैं, ये आपके ऑर्गेनाइजर्स आप बोलो, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स बोल लो आप उनको, ठीक है? कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें जो आपको हेल्प कर रहे हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, ठीक है? जितने भी आपके ऐसे लोग हैं जो फील्ड पे उतर के डेली काम कर रहे हैं, ये सब आपका ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर आ जाएगा। अगर हम किसी टूर्नामेंट की बात कर लें, तो फिर तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाएँगे, ठीक है? आपके जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जो मेडिकल वाले हैं, जो अकोमोडेशन वाले हैं, जो आपके ऑफिशियल्स हैं, ये सब आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर आ जाएँगे। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ये जनरली आपकी टॉप बॉडी होती है, जिसका एक जो मेन काम होता है, वो होता है डिसीज़न्स का, ठीक है? इनका काम है आपके डिसीज़न्स का, कि जो भी डिसीज़न्स लिए जाएँगे, वो आपके जो एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होता है, या फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट होता है, जिसमें आपकी जो स्टडीज़ होती हैं वही लोग रहते हैं। जैसे आपके वीसी हो गए, रजिस्ट्रार हो गए, जितने भी आपके एचओडीज़ हो गए, उनका वहाँ पे ऑफ़िस होता है। तो ये सब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे होते हैं, जिनका काम होता है कोई भी चीज़ को प्लान करना, पूरे प्रोसेस को लेके जाना, ये जो जितने यहाँ पे लिखे हैं, और फिर एक फाइनल डिसीज़न बनाना, और फिर इस डिसीज़न को ये लोग अप्लाई करते हैं ऑर्गनाइज़ेशन कमिटी के ऊपर, और फिर ऑर्गनाइज़ेशन उस चीज़ को फ़ॉलो करके अपने जो एम्स है उसको अचीव करती है, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में बस इतना फ़र्क है, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी टॉप लेवल बॉडी है, जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं वो सब आपके यही डिसाइड करते हैं, और फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके लोग होते हैं, ये इनका काम होता है सारी चीज़ों को फिर ऑर्गेनाइज़ करना, क्योंकि इनको एक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डिसीज़न बना के दे दिया है, एक डायरेक्शन दे दिया है, और फिर ये जो काम होता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस वाले लोग आपका करते हैं, जिसमें आपके टीचर्स वगैरह हो गए, कोचेज़ हो गए, ट्रेनर्स हो गए, ये सब फिर उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? ठीक है? माना। फिर देखो, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो हेनरी फ्यूल हमारे मैनेजमेंट में नाम है, ठीक है? इनका बहुत बार आपसे ज़िक्र होगा कि है मैनेजमेंट की। तो इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज़ दी थी, तो इनकी जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने ये 6 मैनेजरियल एक्टिविटीज़ दी थी कि एक मैनेज करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को या फिर एक्टिविटी को क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है कहीं भी। लेकिन देखो, टेक्निकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उनके ऊपर आपको फ़ोकस करना है, जैसे प्रोडक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग वाला काम हो गया, तो ये सब टेक्निकल टीम का काम हो गया। फिर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, किसी चीज़ को खरीदना, बेचना, ये फाइनेंशियल, कि आपको पैसे का क्या सही यूज़ करना है और कहाँ पे कितना यूज़ करना है, बजट बनाना, ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो गई। सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ हो गई, प्रोटेक्ट करना अपनी प्रॉपर्टी को और लोगों को। फिर अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ हो गया, सारी बैलेंस शीट को मेंटेन रखना, कितना खर्चा, कहाँ खर्चा, सारा स्टैट्स कम हुआ, ज़्यादा हुआ, फ़ायदा, नुकसान, तो ये अकाउंटिंग का काम है। और फिर मैनेजरियल एक्टिविटीज़ है, चीज़ों को प्लान करना, ऑर्गनाइज़ करना, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमारा होता है ये वाला पार्ट, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ का, कि एक जो मैनेजर होता है वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करता है, ठीक है? अब हेनरी फ्यूल के हिसाब से इन्होंने 5 एलिमेंट्स दिए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है? ये दिए थे हेनरी फ्यूल ने। लेकिन अगर हम अभी अ, अगर हम बात करें हमारे जो मॉडर्न जो टाइम्स हैं, या फिर मॉडर्न सॉरी मॉडर्न जो मैनेजमेंट चल रहा है, उसमें सबसे पहले तो हमारा प्लानिंग ही आता है, ठीक है? फिर हमारा ऑर्गेनाइजिंग आता है उसमें, फिर इसमें आता है स्टाफिंग, फिर इसमें आता है डायरेक्टिंग, और लास्ट में हमारा आता है कंट्रोलिंग।
ठीक है? ये हमारा जनरल जो मॉडर्न वाला टाइम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा इन पे फ़ोकस किया जाता है 5 एलिमेंट्स में। स्टाफिंग इसमें ऐड कर दिया गया है क्योंकि लोगों का या फिर मैन पावर को इंक्लूड करना अपनी टीम में, इसको थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस दिया जाने लगा है। इस टाइम में इतना फ़ोकस नहीं था हेनरी फ्यूल के कंडीशन में 5 एलिमेंट्स में कि लोगों को हमको एक प्रोसेस के थ्रू रखना है, तब उन्होंने ये बात नहीं कही थी। लेकिन अब के मॉडर्न टाइम्स में ये स्टाफिंग वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट कर दिया गया है और ये एज़ एन एक एलिमेंट जुड़ गया है। तो सबसे पहले हेनरी फ्यूल के देख लेते हैं। प्लानिंग का क्या मतलब होता है देखो, प्लानिंग आपका सीधे-सीधे एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है? जो भी चीज़ें आप अपने एक इवेंट में करना चाहते हो या फिर अपने जिस भी चीज़ का आप मैनेज कर रहे हो किसी कंपनी का, ऑफ़िस का, बिज़नेस का, तो आप उसको कहाँ तक देखते हो, उसके दौरान क्या-क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, कितना आपका अमाउंट होगा, कितना आपका मैन पावर होगा, कितना टाइम आपके पास है, अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो उसका बजट क्या है, अपना एक बजट बनाना, जितनी भी चीज़ें हैं फ्रॉम ए टू ज़ेड ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग के अंदर आ जाती हैं, ठीक है? कुछ भी कंडीशन इवन वर्स्ट आपको लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि ये चीज़ भी हो सकती है, तो उसके भी और क्या ऑप्शंस हैं, वो सब आप अपनी प्लानिंग में पहले से ही डिसाइड करके रखते हो। और इसमें जो आपकी टॉप अथॉरिटीज़ होती हैं, मेन जो लोग होते हैं, वही इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? फिर आपकी बात आती है ऑर्गेनाइजिंग की। अब आपका जितना भी मटेरियल है या फिर आपको जो लोग चाहिए, आपके अपने काम करने के लिए जितने भी लोग आपको चाहिए, वो सब आपके ऑर्गेनाइजिंग वाले पार्ट के अंदर आता है। आप इसमें एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेते हो। प्लानिंग में आपने एक ब्लूप्रिंट तो बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया कि हमें इतने लोग चाहिए इस पोज़ीशन पे, इतने लोग इस पोज़ीशन में, इनके अंडर हम इतने लोग डालेंगे। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग में अब आप उसको थोड़ा-सा और डिटेलिंग करने लगते हो कि अगर हमें लोग चाहिए, तो हमें अकोमोडेशन के लिए एक मैनेजर रखना होगा। अकोमोडेशन मैनेजर के अंदर कौन से कितने लोग की टीम आएगी। हमें एक वेलकम डेस्क बनानी पड़ेगी। उसमें कौन कितने मैनेजर्स होंगे और उनके अंदर कितने लोग होंगे। फर्स्ट एड की टीम, खाने-पीने की टीम, ट्रांसपोर्ट की टीम, ऑफिशियल की टीम, इन सब के मैनेजर्स हमको बनाने होंगे और ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजिंग वाले पार्ट में। फिर हमारा आता है कमांडिंग। कमांडिंग में क्या होता है कि इसमें हम लोगों को बताते हैं कि उनका काम क्या है, ठीक है? हम उनको सही पोज़ीशन पे बैठाते हैं और फिर उनकी अपनी-अपनी क्वालिटीज़ के हिसाब से उन्हें हम काम दे देते हैं और फिर हम उन्हें प्रमोट करते हैं कि आप अपना काम करो। ये आता है आपका कमांडिंग में। फिर आता है कोऑर्डिनेटिंग में, जहाँ पे आप उनको समझाते हो कि हमारा एक ओवरऑल एम क्या है। जो आपने लोगों से बात करी यहाँ पे कमांडिंग में, उन्हीं लोगों को अब आप बताते हो कि आपको सारा काम ठीक से कैसे करना है और फिर एक डायरेक्शन में कैसे आप सबको काम करना है। क्योंकि देखो, ड्यूटीज़ सबकी अलग हैं। फर्स्ट एड वालों को अपना मेडिकल सँभालना है, खाने-पीने वालों को अपना न्यूट्रिशन वाला काम सँभालना है, वेलकम डेस्क वालों को लोगों को वेलकम करना है, ट्रांसपोर्ट वालों को सही टाइम पे लाना ले जाना है। लेकिन इन सब की जो एक ओवरऑल एम है या फिर ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि इन सबको अपने टूर्नामेंट को अच्छा करना है। तो उस चीज़ को यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग में समझाया जाता है और फिर कंट्रोलिंग है लास्ट पार्ट जहाँ पे सारी चीज़ें आपने समझा दी हैं और बस आपका एज़ अ मैनेजर या फिर एक सीनियर पर्सन आपका ये काम है कि सारी चीज़ों को आपको देखना है कि आपका जो प्लान है, वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। यानी कि हमारा जो एम है, वो हमारे इस पर्टिकुलर प्लान से जो हमने ऊपर 4 पोज़ीशंस में किया प्लानिंग को चलो हटा भी दो, तो ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग और कोऑर्डिनेटिंग में हमने जितनी भी चीज़ें अप्लाई करी हैं, क्या वो अब सही तरीके से चल रही हैं कि नहीं, ठीक है? तो ये हेनरी फ्यूल का था 5 एलिमेंट्स। अब अगर हम इसको मॉडर्न ज़माने के हिसाब से देखें, तो देखो प्लानिंग तो सेम है। प्लानिंग वही बात है कि आपको पूरा ब्लूप्रिंट देखना है, सारी चीज़ें करनी है। ऑर्गेनाइजिंग सेम है, आपको अपने-अपने लोगों का डिसीज़न लेना है कि कितनी टीम्स होंगी, उनके अंडर कितने लोग काम करेंगे और फिर आपका आएगा स्टाफिंग। अब यहाँ पे जो स्टाफिंग ऐड हो गया है, ये पर्टिकुलरली आपका जो एलिमेंट है या फिर फेस है, ये बात करता है कि आपको अपने लोगों को कैसे हायर करना है। आपको किन लोगों को हायर करना है, आप किन बेसिस पे उनको हायर कर रहे हो, एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहे हो या उनके एनर्जी लेवल के बेसिस पे कर रहे हो, अगर कोई छोटा टूर्नामेंट है या फिर आप किसी डिग्री के कंपैरिज़न में कर रहे हो कि किसी के पास कोई डिग्री है या फिर कोई सर्टिफ़िकेशन है, हम उसको ही हायर करेंगे और फिर इसके अंदर उनके अंदर कौन-कौन काम कर रहा है, उन सबको लेके हायर करना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अलग-अलग कमिटीज़ आपने बना दी, आपने फर्स्ट एड की बना दी, आपने ट्रांसपोर्ट की बना दी, आपने हॉस्पिटैलिटी की बना दी, वेलकम वाले बना दिए आपने एक ऑफिशियल्स की बना दी। अब इनके अंदर जो लोग हैं, जितने भी लोग आपके आएँगे 15, 20, 40, 50 उन सबको क्या आप हायर करोगे या फिर आप इनको ही ड्यूटी दे रहे हो कि ये खुद अपने लोगों को या फिर अपनी टीम को लेके आएँ? तो ये जो सारे डिसीज़न्स होते हैं, प्लानिंग में हो तो जाते हैं कि हमें कैसे-कैसे करना है, ऑर्गेनाइजिंग में नंबर्स डिसाइड हो जाता है और फिर जो स्टाफिंग वाला पार्ट है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस चलता है और फाइनली आप इन सब लोगों को हायर कर लेते हो, ठीक है? तो यहाँ तक जो हमारा स्टाफिंग तक का जो टाइम होता है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग का, ये तीनों जो फेजेज़ होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे बिफोर टूर्नामेंट के होते हैं। या फिर बिफोर किसी भी एक्टिविटी के होते हैं। यानी कि मैनेजमेंट का जो काम है, अभी तक आप सिर्फ़
शुरू नहीं हुआ है, कोई भी अगर आपका टूर्नामेंट है, कोई एक्टिविटी है या फिर कोई भी फंक्शन है, तो वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसकी सारी चीज़ें अब आपने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। फिर आपका पार्ट आता है डायरेक्टिंग का। अब डायरेक्टिंग में सीधे से आपका जो ये कमांडिंग और कोऑर्डिनेटिंग वाला पार्ट है, ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, जहाँ पे एज़ अ मैनेजर आप सबको उनकी ड्यूटी समझाते हो, ठीक है? उनको बताते हो कि कितना ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करना ज़रूरी है। आप उनको मोटिवेट भी करते हो, आप उनको डायरेक्ट भी करते हो कि आपको मिल के काम करना है, एक साथ काम करना है और एक ही एम और ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना है। तो ये आपका काम आता है डायरेक्टिंग में, जहाँ पे आप डायरेक्ट कर रहे होते हो अपनी टीम को कि किस तरीके से उनको काम करना है। उनको आप एक वे दिखाते हो या फिर डायरेक्शन दिखाते हो, जिसमें उनको अपना काम करना होता है। और फिर लास्ट वाला जो कंट्रोलिंग था, वो सेम है कि अब आप सिर्फ़ ऊपर ही ऊपर से वेरीफ़ाई करते हो कि आपकी जो सारी चीज़ें हैं, वो सही से काम कर रही हैं कि नहीं। आपने जो लोगों को समझाया है, आपने लोगों को जो समझाया है वो उनको समझ में आया है कि नहीं। और फिर अगर उसके दौरान भी आपको ऐसा लगता है कि आपको लोगों को चीज़ें समझाने की ज़रूरत है, तो आप उनको मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है? किसी काम के दौरान कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं लोगों के बीच में या टीम्स के बीच में, तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हो। स्पोर्ट्स के इवेंट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जनरली ट्रांसपोर्टेशन टीम में। ट्रांसपोर्टेशन टीम सबसे ज़्यादा इसमें ज़िम्मेदार ठहराई जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वालों को ही टीम्स को लेना और लाना और ले जाना होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन वाले अगर सही टाइम पे फूड वालों के पास ना लेके पहुँचे, तो फूड वाले परेशान कि टीम्स आई नहीं खाना खाने। ट्रांसपोर्ट वाले अगर वेन्यू पे नहीं पहुँचे, तो मैनेजमेंट परेशान। ट्रांसपोर्ट वाले ही आपके ऑफिशियल्स को भी लेके आते हैं, जब ऑफिशियल्स ही नहीं आए सही सही टाइम से, तो मैच ही नहीं होगा। तो ये जो ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार ठहराए जाते हैं, ठीक है? तो ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके होते हैं, इन सबको सॉल्व करना भी एज़ अ मैनेजर या फिर एज़ अ अथॉरिटी आपका काम है कि आप इनको सॉल्व करो, और ये सब आपका कंट्रोलिंग के पार्ट में होता है। जब आप सारी चीज़ें समझा चुके होते हो और उसके बाद आपको एक ओवरव्यू लेना होता है सारे काम का कि वो ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है? तो ये हमारे 5 होते हैं। हेनरी फ्यूल की बात करें तो 5 क्या-क्या हो गया? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। और जब हम नॉर्मल की बात करते हैं, जो हमारी मॉडर्न सिचुएशन है, तो उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि ये 5 फिक्स ही रहते हैं, ठीक है? कुछ में अगर आप बात करोगे तो आपके कंट्रोलिंग के बाद उसमें रिपोर्टिंग आ जाता है, कि इसके बाद आप रिपोर्ट करोगे कि आपका जो पूरा टूर्नामेंट है वो कैसा हुआ। कुछ लोग यहाँ पे बजटिंग भी ऐड करते हैं, जो अलग-अलग अ आपके जो भी हैं, जो भी स्टडी करते हैं मैनेजमेंट की या फिर मैनेजमेंट की जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, कुछ यहाँ पे बजटिंग भी डाल देते हैं। कुछ लोग बजटिंग को ऊपर डाल देते हैं, ठीक है? कि प्लानिंग के बाद या प्लानिंग के पहले बजटिंग डाल दिया कि हम पहले बजट बनाएँगे और फिर सारी चीज़ें करेंगे। कुछ लोग बजटिंग लास्ट में रखते हैं कि हम लास्ट में पूरा बजट कैलकुलेट करेंगे कि ठीक से सब कुछ हुआ कि नहीं। तो ये अलग-अलग होता है, लेकिन ये जो 5 होते हैं, ये तो आपके फिक्स हैं और ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, उनको एक-एक करके देख लेते हैं। तो ये सब आपको याद तो नहीं करना है, पेपर में कभी आया नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क। तो हेनरी फ्योल ने कहा था कि जो काम है वो सही तरीके से बँटा हुआ होना चाहिए। जो जिसकी जिस भी काम में जिसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो वही काम करे। और फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ही इंसान 2-2 3-3 काम कर रहा है, क्योंकि फिर उसके ऊपर बर्डन होगा और फिर उसका जो रिजल्ट्स है वो भी एक्यूरेट नहीं आएँगे, अच्छे नहीं आएँगे। तो इसीलिए काम जो है वो भी बँटा हुआ होना चाहिए। फिर अथॉरिटी, आपको किसी एक को अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि वो ऑर्डर्स दे। ऐसा नहीं है कि आपने टीम्स तो बहुत सारी बना ली, लेकिन आप एक खुद ही लीडर बन के रहना चाहते हो उसमें कि मैं ही सबको इंस्ट्रक्ट करूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी जितनी भी आपकी टीम्स बनी हैं, उन सब की आपको एक-एक लीडर या फिर एक अथॉरिटी पर्सन जो होना चाहिए, जो जवाबदेही करेगा, वो आपका एक होना चाहिए, ठीक है? फिर आपका डिसिप्लिन है, जो भी आपके मेंबर्स हैं, वो सब डिसिप्लिन में काम करने होने चाहिए। फिर यूनिटी ऑफ कमांड, वन मैन एंड वन सुपीरियर, एक ही कमांडर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक टीम को 3-3 4-4 लोग लीड कर रहे हैं और एक कुछ बता रहा है, एक कुछ बता रहा है, कुछ बता रहा है, ऐसा नहीं। एक ही मैन होना चाहिए और एक ही सुपीरियर उनका होना चाहिए, जो उनको डायरेक्ट करेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबका एक ही सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हमने बात करी थी कि ट्रांसपोर्ट की टीम है, फर्स्ट एड की टीम है, फूडिंग लॉजिंग की टीम है। इन सबका काम अलग-अलग है, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव एक है कि टूर्नामेंट्स को सक्सेसफुल उनको बनाना है, ठीक है? इसके बाद है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो आपका रूल है, ये कहता है कि एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के हिसाब से जनरल इंटरेस्ट को कभी भी हमें हटाना नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टीम में 2 या 3 लोग हैं जो कुछ और चाहते हैं और आपका जनरल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन 2-3 को एंटरटेन करने के लिए आप 7 लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करके अपना जनरल इंटरेस्ट जो है उसको चेंज कर दो। तो किसी भी एक के इंटरेस्ट पे या फिर एक ग्रुप के इंटरेस्ट पे
आपको अपना जेन्युइन इंटरेस्ट खराब नहीं करना है, आपको अपने जेन्युइन इंटरेस्ट पे स्टिक रहना है और उसके हिसाब से ही काम करना है। क्योंकि आपने जो स्टाफिंग का प्रोसेस है, जितनी भी चीज़ें हैं, आपने इसी जेन्युइन इंटरेस्ट के हिसाब से ही करी थी। फिर है रिम्यूनरेशन, पैसों की बात यहाँ पे होती है। पे शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉयी एंड द फर्म। जो भी पैसों का काम है वो एकदम फेयर होना चाहिए। फ्यूल ने सजेस्ट किया कि पेमेंट के अलग-अलग मोड्स हो सकते हैं। आप टाइम के हिसाब से पैसे दे सकते हो, उनके काम के हिसाब से दे सकते हो। करेंटली क्या प्राइस चल रहा है उस काम का वो दे सकते हो। आप बोनसेस दे सकते हो, प्रॉफिट शेयर्स कर सकते हो उनके साथ, ठीक है? जो भी प्रॉफिट हो आप उनको शेयर कर लो और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी आप उनको दे सकते हो। कुछ रिवॉर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि सिर्फ पैसों से नहीं, आप उनको छुट्टी दे दो थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा ब्रेक दे दो या फिर आप उनको कोई हेल्थ का आप कोई उनको इंश्योरेंस दे दो उनको, तो ये सारी चीज़ें भी आप उनको देते रहो ताकि वो मोटिवेटेड रहें और आपकी फर्म के लिए अच्छे से काम करें। फिर है सेंट्रलाइज़ेशन, मैनेजर शुड रिटेन फाइनल अथॉरिटी बट आल्सो नीड टू गिव देयर सबऑर्डिनेट्स इनफ अथॉरिटी टू डू देयर जॉब्स प्रॉपर्ली। तो हमने 3 तरह के हमने पढ़े थे, ठीक है? तो सेंट्रलाइज़ेशन का मतलब ये हो गया कि आपके पास पावर तो है, मैनेजर्स के पास पावर है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करना कि फाइनल अथॉरिटी आप ही रहो। आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या फिर जो सिंपल एम्प्लॉइज़ हैं, उनको भी आप थोड़ा-सा अथॉरिटी दे सकते हो कि वो भी अपने डिसीजंस लें, ताकि वो भी अपनापन फ़ील करें उस ऑफ़िस में और ऐसा ना हो कि खुद को सिर्फ़ एक फ़ोर्स्ड एम्प्लॉयी ना समझें कि उनको आपकी बात ही माननी है, ठीक है? फिर एक स्केलर चेन है। स्केलर चेन जनरली आपकी एक हायरार्की जैसा हो गया कि किस तरीके से आपको काम करना है। अब अगर हम हायरार्की की बात करें इसमें, तो एलएनपी वाले तो बहुत अच्छे से उसको समझेंगे। एलएनपी वालों को समझ में आ जाएगा। पहले 4th ईयर पहले एमपीएड आएगा, फिर 4th ईयर आएगा, फिर 3rd ईयर, फिर 2nd ईयर और फर्स्ट ईयर की मुसीबत है क्योंकि इतने सब लोग हैं। तो हायरार्की भी इसकी यही बात करती है कि कोई अगर प्रॉब्लम है, तो सबसे ऊपर आपके यहाँ पे टॉप लेवल के लोग हैं, ठीक है? फिर आपके यहाँ पे जैसे चेयरमैन वगैरह हो गए, फिर आपके यहाँ पे सीनियर मैनेजर्स हो गए, फिर आपकी एक स्टेज में एम्प्लॉइज़ हो गए और फिर ये आपका अदर स्टाफ हो गया, जैसे कि क्लीनिंग वाले हो गए या ये सब लोग हो गए, तो ये आपका नीचे आ गया। अब हायरार्की ये कहती है या फिर आपका स्केलर चेंज जो है वो ये कहता है कि एक प्रॉपर गैप होना चाहिए या फिर एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए किसी भी मैसेज को ऊपर पहुँचाने की। ऐसा नहीं है कि किसी एम्प्लॉयी को अगर प्रॉब्लम है, तो वो सीधे जाके टॉप लेवल के ऑफ़िस में घुस जाएगा, नहीं। जो एम्प्लॉयी है, वो पहले अपने जूनियर मैनेजर को बताएगा। जूनियर मैनेजर अगर इसको सॉल्व कर पाएगा, तो वो खुद करेगा, नहीं तो वो सीनियर मैनेजर से कन्वे करेगा उस चीज़ को। सीनियर मैनेजर अगर सॉल्व कर पाएगा, तो खुद करेगा, नहीं तो फिर वो टॉप लेवल पे अपनी बात को लेके जाएगा कि जो भी प्रॉब्लम्स एम्प्लॉइज़ को फेस करनी पड़ रही है, उस चीज़ को सॉर्ट किया जाए। और सेम स्टाफ के लिए अगर स्टाफ को भी कोई प्रॉब्लम है, तो पहले एम्प्लॉइज़ को बताएगा, फिर ये जूनियर मैनेजर तक जाएगा, फिर सीनियर मैनेजर और फिर टॉप लेवल अथॉरिटीज़ तक ये आपका जाएगा। तो एक तरह की एक स्केलर चेन होनी चाहिए, जो कि आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर फॉलो होनी चाहिए। फिर है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि जो भी सामान है या फिर जो भी लोग हैं, वो सही जगह पे होने चाहिए। जो ऑर्डर वाला ये पॉइंट है, ये दोनों चीज़ों के लिए है। सामानों के लिए भी है कि आपके ऑफ़िस में या फिर आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन में जो सामान है, वो सही जगह पे होना चाहिए, ताकि लोगों को ज़रूरत के समय मिले और फिर सही लोग भी सही जगह पे आपको मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंटेंट वाला कहीं और घूम रहा है और आपके डाटा एंट्री वाला कहीं और घूम रहा है। जो सही आदमी है, उसकी सही जगह एक होनी चाहिए और वो आपको वहीं पे मिलना चाहिए, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो। फिर है इक्विटी। कॉम्बिनेशन होना चाहिए काइंडनेस का और जस्टिस टुवर्ड्स एम्प्लॉइज़, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, सब बराबर होने चाहिए आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि आप किसी एक ही लेवल पे काम करने वाले को किसी को पे ज़्यादा दे रहे हो, किसी को कम कर रहे हो। सारी बराबरी रिस्पेक्ट में भी और फाइनेंशियल कंडीशंस या रिम्यूनरेशन में भी सबकी कॉमन होनी चाहिए। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। आपको थोड़ा-सा स्टेबल रखना पड़ेगा लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों से इस कंडीशन पे काम कराओ कि अगर तुमने 3 दिन के अंदर काम नहीं किया, तो तुमको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। आप अगर किसी एम्प्लॉयी से काम करा रहे हो, तो आप उसको इतनी श्योरिटी दो कि अगर बाय चांस काम ठीक से नहीं भी हुआ, तो आप उसके साथ खड़े हुए हो और आप उसको सपोर्ट करते रहोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को ऐसी कंडीशन में ले आओ कि उसका करियर ही पूरी तरीके से खत्म हो जाए आपके एक डिसीजन से या फिर अगर उसको जॉब से निकाला जाएगा या फिर कुछ भी रीज़न की वजह से वो काम नहीं कर पाया, तो आप उसका फाइनेंशियल जो पूरा कंडीशन है, उसको आप पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टेन्योर की स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उन लोग को अपने कॉन्फिडेंस में रख पाओ कि हाँ, कोई बात नहीं अगर काम नहीं ठीक हुआ तो कल हम आपको दोबारा मौका देंगे और फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं। फिर है इनिशिएटिव विदिन द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन ऑल लेवल्स ऑफ स्टाफ शुड बी एनकरेज्ड टू शो इनिशिएटिव। तो आपके जो पूरे स्टाफ हैं, सब मोटिवेटेड रहने चाहिए और इनिशिएटिव उनको शो करना है कि वो सब मिल के काम करेंगे और जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करेंगे।
फिर है एस्पिरेट द कॉर्प्स, इसका मतलब है यूनिटी। हार्मनी इज ग्रेट स्ट्रेंथ टू एन ऑर्गेनाइजेशन, टीम वर्क शुड बी इनकरेज। तो टीम वर्क को आपको यहाँ पे सपोर्ट करना है कि सब यहाँ पे मिलके काम करें। तो ये आपके 14 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क यानी कि काम सही से बांटो। अथॉरिटी, पावर दो। डिसिप्लिन, सब लोग डिसिप्लिन में काम करें। यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही आदमी और एक ही सुपीरियर वही होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब एक डायरेक्शन में काम करें। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, किसी एक के इंटरेस्ट की वजह से आपको अपना जनरल इंटरेस्ट या फिर बाकियों का इंटरेस्ट चेंज नहीं करना है। रिम्यूनरेशन, पे जो है वो सबकी इक्वल होनी चाहिए या फिर अकॉर्डिंग टू देयर वर्क होनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, मैनेजर्स खुद डिसीजंस लें, बिल्कुल लें, लेकिन उनको अपने लोगों को भी चांस देना है कि वो भी अपने डिसीजंस खुद ले सकें और किसी भी मेजर डिसीजन में अपना हिस्सा शो कर सकें, ठीक है, अपना पार्ट प्ले कर सकें। स्केलर चेन, एक हायरार्की होनी चाहिए कि एक नीचे वाले लेवल के किसी पर्सन से जो मैसेज ऊपर जाएगा वो एक तरीके से जाएगा। फिर ऑर्डर, सारी चीजें सही जगह पे होनी चाहिए। इक्विटी, सबको बराबरी ट्रीट करना है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, किसी को डरा धमका के काम नहीं कराना है। उनको इतना इंश्योरेंस देना है या फिर उनको इतनी श्योरिटी देनी है कि आप उनके साथ हो अगर चीजें खराब होंगी तो। इनिशिएटिव में सबका इनिशिएटिव एक ही होना चाहिए कि वो अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए काम करें। और स्प्रेड द कॉर्प्स यानी कि यूनिटी में रह के टीम वर्क में आप लोग को काम करना है, ठीक है। तो ये इनके 14 प्रिंसिपल्स थे, इनको एक बार रीड कर लेना। फटाफट इंटरमल एक्सटर्नल देख लेते हैं। इंटरमल क्या होता है? इंटरमल वो इवेंट्स होते हैं जो कि आपके चार दीवारों के अंदर होते हैं, जैसे कि डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इंट्रा एंड म्यूरालिस, जिसमें इंट्रा का मतलब होता है विद इन और म्यूरालिस का मतलब होता है वॉल। तो जो भी आपके इवेंट्स विद इन द वॉल होते हैं यानी कि आपके चार दीवारों के अंदर होते हैं, उनको हम कहते हैं इंट्राम्यूरल, ठीक है, विद इन द वॉल्स। इट मीन्स दोज गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी विच परफॉर्म विद इन द वॉल और विद इन द स्कूल और कॉलेज। तो आपके स्कूल और आपके कॉलेज के अंदर ही जो चीजें परफॉर्म हो रही हैं या फिर इवेंट्स हो रहे हैं, उनको हम इंट्राम्यूरल बोलेंगे। जैसे कि आपका इंटर क्लास इवेंट्स, ठीक है, आपकी क्लास आपस में ही खेल रही है। स्कूल्स में जैसे स्पोर्ट्स डे होता है, हर क्लास का बच्चा एक दूसरे से compete करता है, ठीक है। आपका हाउस कॉम्पिटिशन्स, ये सब आपके एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, कॉलेज में भी। और आपका एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट गेम्स और एक्टिविटी बाय विच स्टूडेंट्स कैन लर्न हाउ टू वर्क इन अ ग्रुप, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो देखो, जो इंट्राम्यूरल होता है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मास पार्टिसिपेशन, ठीक है। इंट्राम्यूरल का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज मास पार्टिसिपेशन, कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है। इसके अलावा जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि एक ग्रुप में कैसे काम करो, किसी इंडिविजुअल के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना, डिसिप्लिन डेवलप करना, उसको थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन समझाना, ठीक है। साथ ही में उसका रिक्रिएशन भी होगा उसी से, ठीक है। अब क्योंकि आप नंबर्स में करना चाह रहे हो कि नंबर्स में लोग आए, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है कि आप सारे चैंपियंस ही सेलेक्ट करोगे या फिर बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करोगे। इसीलिए रिक्रिएशन के लिए भी आप उनको कर सकते हो कि वो रिक्रिएशन करने अपना के रिक्रिएशन, ठीक है। उनकी हेल्थ अच्छी होगी, वो अपनी हेल्थ अच्छी कर सकते हैं जब वो पार्टिसिपेट करेंगे। सोशलाइज होंगे वो लोग, ठीक है। तो इस तरीके से उनको डेवलप इंटरम्यूरल के थ्रू वो होंगे। लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंटरम्यूरल का दैट इज मास पार्टिसिपेशन, ठीक है। एक्सट्राम्यूरल ठीक इसका उल्टा, डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एक्स्ट्रा डे एंड म्यूरालिस। एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड और म्यूरालिस मींस वॉल, ठीक है। ये डे क्यों है यहाँ पे, ठीक है। एक्स्ट्रा मींस आउटसाइड एंड म्यूरालिस मींस वॉल। तो जब हम बात कर रहे हैं आउटसाइड द वॉल की, इंट्राम्यूरल था हमारा इनसाइड द वॉल, एक्सट्राम्यूरल से हमारे आउटसाइड द वॉल। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हो गए? इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स, जहाँ पे अलग अलग स्कूल्स के या फिर अलग एकेडमीज के लोग आपस में आके खेल रहे हैं। आपके स्टेट टूर्नामेंट्स, ये सब क्या हो गए? ये सब आपके एक्स्ट्राम्यूरल हो गए, क्योंकि आपको बाहर जाके खेलना है और किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को या फिर किसी एक इंस्टीट्यूशन को आपको रिप्रेजेंट करना है। द गेम्स एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन बिटवीन टू और मोर स्कूल्स, ठीक है, दो या उनसे ज्यादा स्कूल्स के बीच का कंपटीशन एक्सटर्नल का एग्जांपल हो गया। एम इज टू फाइंड स्पोर्ट्स टैलेंट फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ कंपटीशन। एम होता है कि ये आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए टैलेंट को फाइंड करें,
आपका इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी इसका मेन एग्जाम्पल इसके हो गए, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन ये वाला सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, फाइंड स्पोर्ट्स टैलेंट। तो आपको जो बेस्ट प्लेयर होना चाहिए, उसके आपकी जो तलाश होती है वो एक्सटर्नल से कंप्लीट हो जाती है कि आप और ज्यादा आगे लेवल पे खेल सको, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग को स्ट्रेटजीज का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। स्ट्रैटेजी वगैरह आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस तो इंट्रामुरल में भी आ रहे थे, लेकिन इसमें थोड़ा-सा सारी चीज़ें जो होती हैं वो हायर एंड पे होती हैं कि आपको एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें समझ में आने लगती हैं, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल यहाँ पे आपका डेवलप हो जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंट्रामुरल में लोग इतना सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रामुरल में इमोशनल कंट्रोल वाला पार्ट भी आपका डेवलप होता है बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। जब आप हारते-जीतते हो लोगों के सामने, तो भी आपका डेवलप होता है। तो ये हो गया आपका इंट्रामुरल, एक्सट्रामुरल, ठीक है। अब वेरियस कमिटीज़ की बात कर लेते हैं फटाफट। तो कमिटीज़ देखो क्या-क्या हो सकती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। कमिटी फॉर पब्लिसिटी, ये आपकी जो एडवर्टाइज़मेंट वाली कमिटी होती है वो हो गई। इट्स मेन ड्यूटी इज़ टू एडवर्टाइज़ द स्पोर्ट्स इवेंट्स, किसी कोई भी इवेंट है उसको एडवर्टाइज़ करना। आपकी ट्रांसपोर्ट कमिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका ट्रांसपोर्टेशन करना, इधर से उधर लेके जाना, ठीक है। यही आपके ऑफिशियल्स को ले जाएँगे, यही आपके टीम मैनेजर्स को लेके जाएँगे, टीम प्लेयर्स को लेके जाएँगे और बाकी जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको भी मैनेज करने का काम इन्हीं का है। फिर आपका ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमिटी, जो आपके ग्राउंड्स और सारे इक्विपमेंट को मैनेज करेगी। रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमिटी, ठीक है, जो भी आपके कमिटी हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी आपकी रिफ्रेशमेंट्स का, ड्रिंक्स गेस्ट को देने का, ऑफिशियल्स, कॉम्पिटिटर्स का, जितना भी एंटरटेनमेंट या रिफ्रेशमेंट वाला काम है वो ये लोग देखेंगे। फिर आपकी एक रिसेप्शन कमिटी है, जो वेलकम करने के लिए होगी, रिस्पांसिबल टू वेलकम द चीफ गेस्ट एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज़, और इनके साथ-साथ जो अदर गेस्ट हैं उनको भी, और इवन आपके जो प्लेयर्स हैं, टीम्स हैं, उन सबको यही वेलकम करेंगे। कमिटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स, दिस कमिटी सेंड्स एंट्री फॉर्म्स टू द वेरियस इंस्टीट्यूशंस अर्ली। इट आल्सो अरेंजेस सीट्स फॉर गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स। इट समटाइम्स आल्सो प्रिपेयर्स फिक्चर्स ऑफ टीम्स, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा इनका जो काम है, ये थोड़ा-सा प्री कॉम्पिटिशन वाला है कि टीम्स की एंट्री को लेना, पूरा अरेंजमेंट करना कि गेस्ट और स्पेक्टेटर्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, और साथ में ही यही जो लोग हैं, यही बाकी जो कमिटीज़ हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, फूडिंग, लॉजिंग हो गया, इन सबको बताएँगे कि कितने नंबर ऑफ टीम्स या प्लेयर्स आ रहे हैं और किस हिसाब से अरेंजमेंट जो होना है, वो पूरा होना है, ठीक है? कमिटी फॉर ऑफिशियल्स, आपकी जो एक ऑफिशियल्स की टीम होगी, जिसमें रेफरीज़ हो गए, जज हो गए, अंपायर हो गए, उनकी एक कमिटी होगी। अनाउंसमेंट कमिटी एक होगी जो सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट करेगी ड्यूरिंग द गेम्स एंड ऑफ द फील्ड, जो भी अनाउंसमेंट्स हो गए। और फिर आपकी एक फर्स्ट एड कमिटी हो जाएगी, जो कि आपके सारे प्लेयर्स की फर्स्ट एड देखेगी, ठीक है। जितनी भी कमिटीज़ हैं, इन सबका काम एक ही है, ऑब्जेक्टिव एक ही है कि इन्हें टूर्नामेंट को अच्छा कराना है और उसको प्रमोट करना है। इसके अलावा भी आप थोड़ी बहुत कमिटीज़ और डाल सकते हो चाहो तो, छोटे-छोटे लेवल पे। जितना बड़ा टूर्नामेंट होगा उतना ज़्यादा डिवाइड हो जाती हैं कमिटीज़, जितना छोटा टूर्नामेंट है उतनी कम कमिटीज़ उसमें आपकी लगती हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैनेजमेंट वाला यूनिट था। इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट तो आपका वही था, नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट वाला, और इसके बाद ये आपका जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, ये पार्ट आपका इसमें इम्पोर्टेंट है। बाकी इतना ज़्यादा क्वेश्चंस इससे कुछ बनते नहीं हैं। इंटरमिनल, एक्सटर्मिनल इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली, और कमिटीज़ वगैरह क्वेश्चन आएँगे भी तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आएँगे, या फिर आप इनके बारे में थोड़ा-सा पढ़ सकते हो कि इनकी ड्यूटीज़ क्या-क्या हो सकती हैं। वैसे तो इनके सामने जो लिखा है वही इनकी मेन ड्यूटीज़ हैं। फिर भी थोड़ा-सा ट्रिकी क्वेश्चंस इससे बनते हैं, तो मैंने आपके लिए यूजी का जो पेपर आया था उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं, क्योंकि आपके पेपर में तो क्वेश्चंस कम ही आए थे, फिर भी हम एक बार क्वेश्चंस को चलो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसी से मैं एक कौन-सा काम है जो मार्केटिंग कमिटी का काम नहीं है? हिंदी में भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो थोड़ा-सा समझने में आसानी होगी। देखो, टेलीकास्ट ऑफ इवेंट बिल्कुल मार्केटिंग कमिटी का ही काम है, ठीक है? जितना भी टेलीकास्ट का काम है यही लोग करेंगे, लोगों को तक पहुँचाना, एडवर्टाइज़मेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ये, या एडवर्टाइज़ करने का इवेंट को, ठीक है? एमओयूज़ की जो आपकी फुल फॉर्म होती है, वो होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक तरीके से लिंक का काम करता है, 2 किसी भी कम्युनिटी के बीच में, या फिर किसी भी 2 अ
ऐसे बोल सकते हो फील्ड्स के बीच में कि कंपनीज़ के बीच में जहाँ पे उनकी बात कराता है। तो एमओयूज़ का काम जो है वो भी यही करेंगे, ठीक है? क्योंकि मार्केटिंग का काम है, तो किससे-किससे मिलना है, कहाँ से फाइनेंशियल बजटिंग जो हो रही है, वो भी मार्केटिंग कमिटी थोड़ा बहुत देख लेगी कि कहाँ से मिल रहा है, कहाँ पे पैसे देने हैं, कौन हमें प्रमोट कर सकता है, कितना कर सकता है, हम किसका एडवर्टाइज़मेंट अपने गेम्स में लगा सकते हैं। तो ये एमओयूज़ का जो काम होता है, मैं चलो इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ, एक बार चेक कर लेना, हो सकता है गलत हो। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? तो ये एक तरह से लाइसेंस का काम प्ले करती है बीच में, अंडरस्टैंडिंग, और 2 अलग-अलग 2 अलग फील्ड के लोगों को ये आपस में मिलाने का काम, उनसे बात करने का काम करती है, ठीक है? फिर है मैनेजर्स मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो मार्केटिंग कमिटी का ये भी काम हो जाएगा। देखो, जो बाकी सारे ऑप्शंस हैं ना, थोड़े से डाउटफुल हैं, लेकिन ये जो थर्ड वाला है ना, ये साफ पता चल रहा है कि इनका काम नहीं है। मार्केटिंग वालों का ऑफिशियल्स को पैसे देने से क्या काम है? कोई काम नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर तो आपका 3 आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? ये सीधे-सीधे आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल्स को जो पैसे देने का काम है, वो हायर अथॉरिटी का है। जो ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं, वो पैसे वो देंगे। मार्केटिंग कमिटी को तो इनसे कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है? और फिर कम्युनिकेशन के जो मेथड्स हैं, वो भी थोड़ा-सा डाउटफुल है ये भी, कि सब कुछ ये क्यों मैनेज करेंगे, कम्युनिकेशन का मेथड, बट फिर भी ठीक है। क्योंकि हमको अपना आंसर मिल गया, तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना। बस थोड़ा-सा आप समझ के इसको आंसर कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। चलो इसको लगाओ ज़रा। थोड़ा-सा ही मेरे ख्याल से, जितना मुझको याद है, ये एक शायद क्वेश्चन ड्रॉप होता पिछले साल, या ये कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी इसमें। ये थोड़ा-सा ये गलत दिया है आई थिंक। आंसर तो इसमें ठीक आ जाएगा, क्योंकि प्लानिंग सबसे पहले हो गया, देन आपका ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा, देन स्टाफिंग आ जाएगा थर्ड पे, ठीक है? सीएडी एक में ही दिया हुआ है, तो ये सब कट जाएँगे। लेकिन देखो, बी और ई मेरे ख्याल से ठीक नहीं दिया था इसमें ना। कोऑर्डिनेटिंग लास्ट में आना चाहिए था 5 नंबर पे, और डायरेक्टिंग 4 पे आना चाहिए था। लेकिन इसमें शायद उल्टा दिया ना, ये 4 पे दिया, ये 5 पे दिया। तो ये क्वेश्चन शायद ड्रॉप हो गया था, लेकिन इसका आंसर सही सेकंड ही होता। ये ई होना चाहिए था और ये बी होना चाहिए था। ठीक है? बाकी ठीक लगा है। अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखोगे तो भी सेकंड आंसर ही आपका ठीक बैठ रहा है। ठीक है? और क्वेश्चन इसमें आई थिंक, 1 मिनट। एजुकेशन, साइकोलॉजी, रिसर्च, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, रिसर्च, स्पोर्ट्स गेम्स, नहीं, इसमें नहीं है। क्वेश्चन आपका शायद दिया है इस वाले पेपर में, ये वाला है। इस क्वेश्चन को ऐसे असर्शन और रीज़न टाइप में सॉल्व मत करना, सिर्फ स्टेटमेंट बेस पे देख लो कि ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं कि नहीं। असर्शन और रीज़न मत देखो, उसको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 देख के बता दो कि कौन से सही हैं। पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, दोनों ठीक हैं, दोनों गलत हैं। इसमें कह रहा है कि जो प्लानिंग है, वो एक तरीके का कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि जो काम आपको आगे करना है, उसका एक नज़रिया आपको दे देता है, ठीक है? प्लानिंग का ये मतलब होता है। और दूसरा कह रहा है कि स्पोर्ट्स मैनेजर जो होते हैं, जो एक इवेंट को मैनेज कर रहे हैं, उनको हर तरीके से तैयार होना चाहिए कि उन्हें कुछ अपने डिसीज़न्स को चेंज भी करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और जो भी ठीक है वो, उसके हिसाब से। ये 1 क्या, ये वाला आंसर दे रहे हो 1, कि बोल रहे हो कि 1 ही ठीक है? ये वाला 1 आंसर कर रहे हो? अरे मैंने स्टेटमेंट के हिसाब से पूछा ना, स्टेटमेंट के हिसाब से बताओ। भाई, जो लोग, अगर ये स्टेटमेंट और असर्शन के बेस पे 1 कर रहे हो ना, तो ये गलत है। स्टेटमेंट और असर्शन के बेस पे। आंसर इसका 2 ही होगा। यही बहुत बड़ा रीज़न है कि ये असर्शन और स्टेटमेंट, ये रीज़न वाले क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं। इसलिए मैंने पूछा था स्टेटमेंट 1 और 2 बताओ, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स तो ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से असर्शन और रीज़निंग में देखोगे ना, तो इसका सही आंसर सेकंड है। क्यों? आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर ये आपके प्लानिंग वाले पार्ट को थोड़ी ना बता रहा है। आर तो आपके बीच वाले पार्ट को बता रहा है, या फिर लास्ट वाले पार्ट को बता रहा है, कंट्रोलिंग वाले। कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन कुछ भी ऐसी चीज़ होती है कि उसको अपने प्लान बदलने पड़ते हैं या चेंज करना पड़ता है, तो वो तो कंट्रोलिंग में जाके होगा ना।
प्लानिंग में थोड़ा ना उसको चेंजेस करने पड़ेंगे, प्लानिंग में तो उसको सिचुएशन पता ही नहीं है। तो इसके हिसाब से सही आंसर तो 2 है कि स्टेटमेंट दोनों ही ठीक है, पर आर जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जिन्होंने 1 दिया ना, बुद्धि मत लगाओ इतनी, एक्स्ट्रा दिमाग। चलो यूजी के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। यूजी में आपके ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं हैं। यूजी में एक क्वेश्चन आपका होगा इसमें। अच्छा तो ये वाला है। चलो ये भी सॉल्व कर ही लो फटाफट, ताकि हाथ एक बार रिवीजन हो जाएगा। ये यूजी में आया था क्वेश्चन, एलआईपी वाला जो एंट्रेंस होता है। बाय नॉकआउट, नंबर ऑफ बाइज, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ ऑफ अ नॉकआउट टूर्नामेंट, फिर नंबर ऑफ टीम्स अवार्ड। चलो सॉल्व करो इसको, ये भी हो जाएगा इजीली। भाई मुझको एक बात बताओ, इसमें जो लोग आंसर दे रहे हो 2 3 4 सबके, चारों ऑप्शन आ गए इसमें 1 2 3 4। एक बार ध्यान से पढ़ लो पूरे क्वेश्चन को, ऑप्शंस को एक बार ध्यान से देख लो। 2 इज करेक्ट। बोला 2 इज करेक्ट, ठीक है। मतलब क्यों? एनोमनस भी बोल रहे हैं 2। क्या स्क्रीन दिख नहीं रही है क्या? स्क्रीन तो विजिबल है ना ठीक से? स्क्रीन विजिबल है ना? पहले ये बताओ जरा मुझको। मतलब जिन लोगों ने ऊपर 1 2 3 आंसर दिया है, क्यों? यार ऐसे मत करो भाई, फिर ये तो बड़ा गड़बड़ काम है। अब सबका आंसर ठीक हो जाएगा। अभी तक क्या देख रहे थे? ये नॉकआउट का देखो, बी का 3 सिर्फ एक में दिया हुआ है और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। फोर्थ आंसर ठीक था। 1 2 3 क्यों? जल्दबाजी में गलत हुआ तो ठीक है। एक ही ऑप्शन देख लेते, नॉकआउट को ही देख लेते, हो गया। टीम्स वन डिफीटेड इज आउट ऑफ टूर्नामेंट, जो टीम हारी हो बाहर, नॉकआउट का सीधा सीधा मतलब दिया है। और तो बी 3 का कुछ दिया नहीं, B1 B2। इतना इजी सा तो क्वेश्चन दिया हुआ था। ऐसे मत करो भाई, इतनी जल्दबाजी भी नहीं चाहिए। चलो इसमें भी है ये, यूजी वालों का शायद 2022 नहीं 23 का पेपर है ये ना। इसमें क्वेश्चन आ रखा है एक। चलो एक्सटर्नल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। हाँ नाक्षी, सबका ऐसे ही था, सबका एक एक ऑप्शन ही दिया हुआ था। वही तो मैं सोच रहा हूँ क्यों गलत कर रहे हो आंसर। आप लोग का ये चीज तो एनटीए बहुत इजी करता है कि अगर ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसमें से 50% भी आपको पता है तो आंसर निकल ही आएगा। कुछ क्वेश्चन में तो अगर एक ऑप्शन पता है तो ही आंसर निकल आएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा ठीक से आंसर करना, पढ़ के पढ़ लेना, पहले चारों ऑप्शंस पढ़ लेना अच्छे से। चलो ठीक है, मैं वेट ही कर रहा था कोई तो एक सही आंसर दे फिर मैं बोलूं। बस एक का सही आंसर आया है। भाई ध्यान से देखो, सबसे पहला, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन जोनल कॉम्पिटिशंस, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव है, नॉट पूछा है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव है एक्सटर्नल का। हो गया बस, शांति रखो, हो गया बस, मिल गया सबको मौका। फिर टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू प्ले एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेलेगा। कंफ्यूजन होनी चाहिए थी 1 और 2 में। अभी मैंने एक इंटरमिल का एक ऑब्जेक्टिव बताया था कि इंटरमिल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इंटरमिल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या बताया था अभी मैंने? बोलो क्या बताया था इंटरमिल का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था? मास पार्टिसिपेशन था ना। तो एक्सटर्नल का ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो, जब इंटरमिल का मेन ऑब्जेक्टिव
मास पार्टिसिपेशन है, तो एक्सट्रामुरल डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट में तो मास पार्टिसिपेशन कराते हो। तुमको भीड़ चाहिए होती है उसमें कि तुम अपने सिलेक्टेड या बेस्ट प्लेयर्स लेके आते हो। तो ये तो नहीं हो सकता है ना। सॉरी, मतलब यही सही आंसर होगा ना, ये नहीं है ऑब्जेक्टिव इसका। टू अचीव हाई परफॉर्मेंस इन इंटर क्लास कॉम्पिटिशन, बिल्कुल ये तो जरूरत है ही। जब तक तुम इंटर क्लास कॉम्पिटिशन्स में या फिर अपने स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म नहीं करोगे, तुम इंटर स्कूल के लिए सेलेक्ट कैसे होगे? होना ही पड़ेगा ना, तभी तो सेलेक्ट होगे जब इंटर क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन तो ये कि मास पार्टिसिपेशन तो होता ही नहीं है एक्स्ट्रा म्यूरल में, तो आंसर तो आपका यही होना है। फिर अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो इसमें लिखा है हाई परफॉर्मेंस इंटर क्लास कंपटीशन, तो चाहिए कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव है ना ये। अगर आप इंटरम्यूरल एक्सट्राम्यूरल को हम पढ़ते हैं जनरली एक समझने के बेसिस पे कि इंटरम्यूरल क्या है और एक्सट्राम्यूरल क्या है, लेकिन अगर तुम इंटरम्यूरल को भी एक ऐसे नजरिए से देखोगे कि वहां पे भी कंपटीशन क्या किसी भी लोग एंजॉय तो उसको करिए, वो तो इसी के लिए खेल रहे हैं ना, उनको तो यही करना है क्योंकि उनको पता है कि हम आगे खेलने जाएंगे। केवी में आपके जो ट्रायल्स होते हैं, केवीएस वाले हो गए, एनवीएस वाले हो गए, या स्कूल्स में जो आपके ट्रायल्स वगैरह होते हैं एसजीएफआई के, कितनी भीड़ आती है। लेकिन आप लोग ऐसे थोड़ा जाते हो कि हम रिक्रिएशन के लिए जा रहे हैं, आप लोग तो इसके लिए जाते हो ना कि हमें पोजीशन चाहिए क्योंकि हमें आगे रिप्रेजेंट करना है, एसजीएफआई खेलना है, सीबीएसई नेशनल्स खेलने हैं, केवी नेशनल। तो ये तो पार्ट होगा ही ना, वन तो होना ही होना है। तो मास पार्टिसिपेशन हमेशा इंटरम्यूरल का ऑब्जेक्टिव है, एक्सट्राम्यूरल का नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, मेरे ख्याल से इसके अलावा क्वेश्चन और नहीं थे। चलो एक बार फटाफट वो कर लेते हैं। ये क्या है? ये तो यूजी वालों का ना। चलो एक वो करते हैं फटाफट। चलो एक चीज़ और रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इस यूनिट को एंड करेंगे क्योंकि ये यूनिट का काम हमारा हो चुका है। चलो फटाफट मेरे को बताओ, हम बात करते हैं नंबर ऑफ टीम्स 51, नंबर ऑफ मैचेस बता दो जरा नॉकआउट में कितने होंगे? 50, ठीक है। 22 बताओ कितने होंगे? बाय 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 कितने होंगे? दक्ष और सयोन। अब कोई मैसेज नहीं करेगा, दक्ष और सयोन मेरे से बात करेंगे। कितने भाई हो रहे हैं भाई? तुम्हारी किस किताब में 2 की पावर में 65 आता है? हैं? 63 आता है सयोन तुम्हारे में? 63 और 65 आता है? 64 माइनस 51, 13, ठीक है। राउंड्स कितने होंगे? 6, ठीक है। ठीक है, टीम्स इन अपर हाफ बताओ फटाफट। टीम्स अपर हाफ में कितनी जाएंगी? 26। और फिर लोअर हाफ में 25। 22 बताओ अपर हाफ में कितने जाएंगे? 22 कितने अपर हाफ में? 6। लोअर हाफ में 7। ठीक है, ये तो आपका नॉकआउट वाला पार्ट आपको क्लियर है, ठीक है। फॉर्मूले भी प्लीज याद रखना, ये शॉर्ट में हम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं फॉर्मूला बोल जाओ, क्योंकि देखो यूजी वालों का क्वेश्चन आ रखा है फॉर्मूले का, तो आपका भी आ ही सकता है। थोड़ी जगह दे दे भाई कहीं स्लाइड में। सिंगल लीग का फॉर्मूला बताना, चलो फॉर्मूला मत बताओ। मुझको ये बताओ, सिंगल लीग में मानो 12 टीम्स हैं, कितने मैचेस होंगे 12 टीम के केस में? कैलकुलेट कर लो फटाफट जरा। सो ठीक है, कितने होंगे?
अरे 2 भाई, कितना टाइम लगता है कैलकुलेट करने में? 130/2, ठीक है चलो। 66 आ गया। 12 इंटू 12 माइनस 1/2, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 66। डबल लीग में कितने हो जाएंगे फिर? 132, ठीक है। अच्छा, अब जरा उसमें बताओ कि 10 टीम्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे 10 टीम के केस में? अगर हम साइक्लिक से बनाया हमने, नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे? 4 राउंड होंगे। लगा दिया नॉकआउट वाला फॉर्मूला सबने। लीग की बात हो रही है, लीग की। कौन करा रहा है साइक्लिक टूर्नामेंट नॉकआउट में? क्या फॉर्मूला याद किया था? कभी भी इवन नंबर ऑफ टीम्स हैं तो आपका होता है n-1, ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स लीग के केस में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 के केस में 9। और कभी भी ऑड होता है तो चलो बताओ जरा, 7 टीम्स हैं तो कितने राउंड होंगे? 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो जो n होता है वही आपके राउंड्स की वैल्यू हो जाएगी, तो 7 के 7 राउंड हो जाएंगे, ठीक है। अब जरा मेरे को बताओ, साइक्लिक टूर्नामेंट का जब हम फिक्सचर बनाते हैं तो उसमें कौन सी टीम फिक्स रहती है जब नंबर ऑफ टीम्स इवन होता है तो? क्या फिक्स रहता है जब नंबर ऑफ टीम्स इवन है तो? 1। और जब ऑड है तो क्या फिक्स रहेगा? बाय फिक्स रहेगा, ठीक है। ठीक है। वो वाला कौन सा तरीका था चैलेंज टूर्नामेंट का जिसमें ये डिजाइन बनी होती है, क्या नाम था इसका? पिरामिड था, ठीक है, हमने पढ़ लिया था ना ये। पिरामिड और वो देख लिया था ना हमने, कि नहीं देखा था अभी? नहीं किया था? अरे एक मिनट, चलो मैं करा देता हूँ अभी, मेरे को लगा। हम्म, चलो 2 मिनट लगेगा बस, बहुत छोटा सा है। चलो देखो, ये आपका है लैडर, ठीक है। 2 तरह के आपके होंगे इसमें। पहला है आपका लैडर और दूसरा है आपका पिरामिड, जो भी मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। देखो लैडर में क्या होता है, एक ऐसा सिनेरियो बना लो कि आपने किसी पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे, देखो जनरली ये जो होता है ना लैडर टूर्नामेंट, ये आपके रैकेट गेम्स में बहुत ज्यादा होता है, और जब आपके सिलेक्शन वाले मैचेस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ही देखा जाता है, ठीक है। ये आपका जो लैडर टूर्नामेंट होता है या फिर ये लैडर टाइप जो आपके टूर्नामेंट होता है, ये तब होता है जब आपने लीग बेसिस पे एक पूरा टूर्नामेंट करा लिया होता है, ठीक है। ये मैं एक सिनेरियो से समझा रहा हूँ, इसको समझ लो। लीग बेसिस पे आपने मैचेस करा दिए, ठीक है, आपके पास ये पोजीशंस आ गई कि एक्स नंबर 1, Z2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ठीक है। ये आपके पास पोजीशन बन के आ गई। अब ये दोनों केसेस में हो सकता है, या तो आप एज एन ऑर्गेनाइजर अपनी मर्जी से किसी पास्ट, आप एक लीग टूर्नामेंट करा लो फटाफट, सिंगल लीग टूर्नामेंट, और उसके बेसिस पे आपने रैंकिंग दे दी। तो आप इनको इस तरीके से अरेंज करोगे और फिर आप अनाउंस करोगे कि आपका एक लैडर टाइप जो टूर्नामेंट है या फिर एक चैलेंज टूर्नामेंट जो है लैडर फॉर्मेट में, वो होने वाला है। अब देखो इसमें क्या होता है, फटाफट इनके हम रूल्स पढ़ लेते हैं, उससे किसी चीज क्लियर करते जाएंगे। द पीरियड विद इन विच द टूर्नामेंट इज टू बी फिनिश्ड इज स्पेसिफाइड। अब ये जो पर्टिकुलर आपका लैडर टूर्नामेंट का टाइम है, इसमें टाइम जो होता है वो स्पेसिफाइड होता है, यानी कि मानो कि ये आपका 12 बजे से शुरू होगा, ठीक है, और ये आपका चलेगा 2 बजे तक, ठीक है। ये टाइम स्पेसिफाइड होता है कि 2 घंटे का आपका लैडर टूर्नामेंट जो है या फिर ये जो लैडर फॉर्मेट का टूर्नामेंट है ये फॉलो होने वाला है, ठीक है। अब ये टाइम क्यों है अभी समझ में आएगा। अ प्लेयर कैन चैलेंज ओनली द प्लेयर इमीडिएटली अबव हिम। अब देखो ये जनरली क्या होता है कि इसमें, क्योंकि इसका नाम चैलेंज टूर्नामेंट है, तो आप यहाँ पे प्लेयर्स को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। और कौन किसको चैलेंज कर सकता है? वो प्लेयर्स जो उनके ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल एन कैन चैलेंज एनी वन ऑफ द 2 और 3 प्लेयर्स अबव हिम। अब इस केस में देखो जो एन है, ये किसको चैलेंज कर सकता है? अपने ऊपर के 2 या 3 प्लेयर्स को। तो या तो ये एम को कर सकता है चैलेंज,
ए को कर सकता है या फिर बी को कर सकता है, ठीक है? जनरली देखो ये टूर्नामेंट होता क्यों है चैलेंज वाला? अगर ये एक सिलेक्शन का टूर्नामेंट है कि आपके टॉप 5 प्लेयर्स जो हैं वो जाने वाले हैं। लीग मैचेस हुए और ये आपकी पोज़ीशंस बनी कि 5 के ऊपर जो प्लेयर्स थे ये आपके सेलेक्ट हो चुके हैं लीग के बेसिस पे। अब आप लोग को खुद पता है लीग जब आपके सिलेक्शंस होते हैं लीग बेसिस पे तो क्या हो सकता है आपके साथ बायसनेस हो सकती है, ठीक है? अब ये 1 से लेके 2 और ये इनके साथ 5 वाला एक ही साथ है। तो भले ही हो सकता हो आपने एज़ एन एम जो आप 6th पोज़ीशन पे आए हो, आपने 5th वाले को हराया हो। लेकिन इस 1 और 2 ने क्योंकि इन्होंने सारे मैच जीते थे, ये बेस्ट हैं, तो इन्होंने अपने मैच नंबर 5 के लिए छोड़ दिए हों क्योंकि ये इनके साथ का था और 5 को इन्होंने टीम के अंदर ये ले आए, ठीक है? ये होता रहता है। सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, तो ये होता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये जो चैलेंज टूर्नामेंट है, इसमें एक मौका दिया जाता है नीचे वाले प्लेयर्स को कि आपके पास एक मौका और है कि आप खुद को प्रूव कर लो कि आप टॉप 5 में आने के लायक हो। तो इसीलिए आपके चैलेंज टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है? अब चैलेंजर मस्ट बी चैलेंजर मस्ट एक्सेप्ट एंड प्ले ओनली इन द ऑर्डर दे आर मेड, ठीक है? जो चैलेंज हुए हैं, वो एक्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है? अब जैसे एन ने यहाँ पे ए को चैलेंज किया कि मैं तुमसे मैच खेलना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ए मना नहीं कर सकता है। अगर ए ने मना किया, तो ए यहाँ पे उसको लॉस फेस करना पड़ेगा और वो मैच को कंसीड कर जाएगा, ठीक है? द टाइम टू प्ले द एक्सेप्टेड चैलेंज शुड बी स्पेसिफाइड। अब क्योंकि एन ने ए को चैलेंज किया है, तो ये किस टाइम पे मैच खेला जाएगा, इसको भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा और ए मना नहीं कर सकता है, ठीक है? आफ्टर द चैलेंज मैच जब ये मैच हो जाएगा, जैसे हमने एन और ए की बात करी, जब ये मैच हो गया, इफ द चैलेंजर हैज़ डिफीटेड द प्लेयर ही चैलेंज्ड, यानी कि चैलेंजर कौन है इसमें? प्लेयर एन। अगर इसने एन को हरा दिया, तो क्या होगा? द चैलेंजर इज प्लेस्ड अबव द लूजर इन द लैडर, इफ नॉट देयर ओरिजिनल पोजीशन रिमेन्स इन द लैडर। तो क्या हो जाएगा इसमें कि अगर एन ने ए को हरा दिया तो एन यहाँ पे आ जाएगा और ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? और अगर एन हार जाता है ए से तो इनकी जो पोजीशन है वो वहीं पे रहने वाली है। तो सिंपली आप जिसको चैलेंज करते हो, अगर आप उसको हरा दोगे तो आप उसकी प्लेस पे खुद को इंटरचेंज कर लोगे और वो नीचे आ जाएगा, ठीक है? द प्लेयर्स हु हैव ऑलरेडी प्लेड अ चैलेंज शैल नॉट बी अलाउड टू प्ले और चैलेंज अगेन। जो प्लेयर्स पहले से ही चैलेंज कर चुके हैं, वो दोबारा किसी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, रिजल्ट्स कुछ भी आपका आया हो। नो एक्सक्यूज आफ्टर द चैलेंज फॉर अ फेलियर इज एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे अगर ए हार गया तो ए अब ये बहाना नहीं दे सकता कि नहीं मैं तो पहले से ही सिलेक्टेड था, उस टाइम मैं फिट था, अभी मैं थक गया था इसलिए मैं मैच नहीं जीत पाया। तो ये सब बहाने नहीं चलेंगे। अगर मैच एक्सेप्ट हुआ है और आप हार गए हो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द टूर्नामेंट द प्लेयर रिमेनिंग ऑन द टॉप ऑफ द लैडर इज डिक्लेयर्ड द विनर और द बेस्ट। अब ये जो हमने 2 घंटे का टाइम यहाँ पे लिया था, ठीक है, 12 से 2 का, ये टाइम खत्म हो जाने के बाद कोई चैलेंज एक-दूसरे को नहीं कर सकता और इसके हिसाब से जो भी नंबर 1 पे स्टिक करेगा, वो आपका नंबर 1 प्लेयर या फिर अगर आप विनर देना चाहते हो तो उस केसेस में आप विनर दे सकते हो, ठीक है? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जिसकी प्रॉब्लम होती है, वो होती है नंबर 4 और नंबर 5 की। क्योंकि नीचे के जितने लोग होते हैं सब इनको ही टारगेट करेंगे क्योंकि ये आपके सबसे वीकेस्ट लिंक होते हैं पूरे टीम के। 1, 2 और 3 को जनरली कोई चैलेंज करेगा नहीं क्योंकि उन्हें पता है मौका एक है, अगर हम टॉप प्लेयर से हार गए, तो हमको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो 4 और 5 हमेशा यहाँ पे टेंशन में रहते हैं। तो ये आपका लैडर बेस था। कि लैडर के फॉर्मेट में प्लेयर्स को प्लेस कर दिया जाता है और फिर आपके मैचेस यहाँ पे कराए जाते हैं, ठीक है? पिरामिड टूर्नामेंट थोड़ा-सा ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, बहुत छोटा-सा डिफरेंस है, वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं। पिरामिड टूर्नामेंट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लैडर टूर्नामेंट, है लैडर जैसा ही, थोड़ा-सा इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। प्लेयर्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड आर्बिट्रेरीली, तो यहाँ पे जो प्लेयर्स होते हैं उनको एक पिरामिड के फॉर्मेट में अरेंज कर दिया जाता है। इसके बाद players of a particular rank can challenge any one of the players in the rank immediately above him provided he has challenged the players of his own rank and won। अब देखो यहाँ पे क्या था, हम लैडर में क्या देख रहे थे कि लैडर में यहाँ पे जो प्लेयर था वो डायरेक्टली इसको चैलेंज कर सकता था, लेकिन पिरामिड में क्या है कि यहाँ पे अगर एच को किसी को चैलेंज करना है, देखो एग्जांपल में दिया है, फॉर एग्जांपल एच इन रैंक 4 कैन चैलेंज सी और एम और एल इन रैंक 3। तो एच जो है वो सी, एम या एल तीनों में से किसी को भी चैलेंज कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ तब कर पाएगा अगर ये इन तीनों में से किसी को हरा चुका है तो, ठीक है? तो पिरामिड में प्लेस करने के बाद पहले आपको अपनी रैंक वालों के साथ को हराना पड़ता है। अगर सी को यहाँ पे डी और जी को चैलेंज करना है रैंक 2 पे आने के लिए, तो पहले इसको एम या एल में से यानी कि अपने बराबरी वाले को किसी को हराना पड़ेगा और फिर जब ये हरा लेगा तो फिर इसको मौका मिलेगा ऊपर आने के लिए और फिर से सेम होगा। अगर सी हरा देगा तो ये प्लेस यहाँ पे चेंज हो जाएगी, सी यहाँ पे आ जाएगा और डी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? एक प्लेयर को कितनी बार चैलेंज किया जा सकता है? भाई कितनी बार भी कर लो। यहाँ पे सिर्फ चैलेंजर के लिए स्पेसिफाइड है ना कि एक चैलेंजर को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप उसको चैलेंज कर सकते हो आफ्टर द, 1 मिनट मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। इफ द चैलेंजर इज डिफीटेड प्लेयर, द प्लेयर्स हैव नॉट हैव ऑलरेडी प्लेड अ चैलेंज शैल नॉट बी
ठीक है, नहीं हो सकता, एक ही बार है फिर इसके हिसाब से तो, ठीक है? क्योंकि यहाँ देखो लिखा है ना, द प्लेयर्स हू हैव ऑलरेडी प्लेड अ चैलेंज, अगर कोई एक चैलेंज खेल चुका है, शैल नॉट बी अलाउड टू प्ले और चैलेंज अगेन। तो ये दोनों की बात हो गई कि जो भी चैलेंज कर चुके हैं, वो ना खेल सकते हैं और ना किसी को और को चैलेंज कर सकते हैं। यानी कि इस केस में अगर एन ने ए को हरा दिया, तो ए अब यहीं पे फिक्स हो गया और एन अब यहाँ पे फिक्स हो गया, इनकी पोज़ीशन चेंज नहीं हो सकती। अब आपको अगर किसी के साथ खेलना है, जैसे एम को खेलना है, तो वो बी या सी के साथ ही खेल पाएगा, क्योंकि इनकी पोज़ीशंस फिक्स हो गई, क्योंकि एक बार खेल चुके हैं, ठीक है? अब इसमें भी देखो कोई तरीका होता होगा चैलेंज करने के लिए, कुछ तरीके निकाले जाते होंगे कि पहले किसको ऑप्शन दिया जाता होगा, क्योंकि ऐसे तो सब लड़ाई करेंगे। यहाँ पे एन भी बोलेगा, आर भी बोलेगा, एस भी बोलेगा कि हम 5th नंबर के ए से ही खेलेंगे। लेकिन शायद यहाँ पे न रैंक वाइज़ प्रायोरिटी दी जाती होगी। 6 वाले से पहले पूछा जाता होगा, फिर 7 वाले से पूछा जाता होगा, इस तरीके से ही चलता होगा। कुछ इसके रूल्स होते होंगे, ठीक है? ठीक है, तो ये 2 तरह के होते हैं, तो इनको ध्यान रखना, लैडर और पिरामिड, ठीक है? तो वही मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा था कि ये आपका कौन-सा टाइप होता है, तो ये आपका सॉरी नॉट लैडर, ये आपका पिरामिड टाइप हो गया, ठीक है? वैसे इनसे क्वेश्चंस आए नहीं अभी तक, पर ठीक है, हमें पता होना चाहिए। लीग टूर्नामेंट में पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, अरे लंकेश्वर ये तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। वो तो डिपेंड करेगा आप किस तरीके से देना चाहो। जनरली लोग 2 पॉइंट देते हैं विन के लिए, लॉस के लिए 0 देते हैं, ड्रॉ के लिए 1 देते हैं, बस। अब बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड आप इसमें कर नहीं सकते हो, क्योंकि क्रिकेट की अगर आप बात करोगे, तो अगर पॉइंट्स बराबर होते हैं तो नेट रन रेट की बात होती है। फुटबॉल की बात करोगे तो गोल्स का कैलकुलेशन होता है, हॉकी में भी गोल्स का कैलकुलेशन होगा, ठीक है? नहीं, मेथड्स नहीं है, कैनेडियन नहीं, ये सब कुछ नहीं है। कोई इसके वो नहीं दिए हैं इसमें, तो टेंशन मत लेना। इवन आपके में है ही नहीं पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट तो। ना, कुछ नहीं है, ठीक है? चलो ठीक है फिर, आई होप मैनेजमेंट वाला यूनिट तो क्लियर होगा। ये पीपीटी मैं भेज दूँगा जो भी एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया है, ठीक है? और फिर हम लोग कल का मैं आपको बता दूँगा, कल मकर संक्रांति है, ठीक है? और यहाँ पे मेला भी है कल, तो मेबी कल का क्लास ऑफ हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है? और नहीं अगर हुआ तो फिर लीग में विनर कैसे डिसाइड करेंगे? अनुपमा, जो भी टॉप में आपका प्लेयर है, वो आपका विनर हो जाएगा उसमें। आपका सब तभी तो लीग का आपका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लीग का यही बोला जाता है कि आपको एक ट्रू विनर उसमें मिल जाता है, ठीक है? ट्रू विनर का क्या मतलब हो गया? जिसने सबको मैच हराया है, जिसने सबसे मैच खेला है। ऐसा नहीं है कि नॉकआउट के कंडीशन में क्या हुआ कि आपने सिर्फ और फिर ईज़िली आप उस टूर्नामेंट को जीत गए। तो नॉकआउट के केस में कभी नहीं बोला जाता अनलेस एंड अंटिल जब हम लोग डबल एलिमिनेशन या ये सारे टूर्नामेंट्स नहीं खेल रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन लीग में सिंपली क्या है, अगर आपके पास 5 टीम्स हैं, तो आपके पास रैंकिंग आ जाएगी। आप पॉइंट सबको दोगे, मानो कि फर्स्ट टीम सबसे मैच खेली और आप जीतने के लिए 2 पॉइंट दे रहे हो, तो 1 के पास 8 पॉइंट्स हो गए। सेकंड वाला 1 से मैच हारा तो उसके पास 6 पॉइंट्स हो गए। 3 वाला 2 से हारा तो इसके पास 4 हो गए। फोर्थ वाला सिर्फ 1 से जीता तो 2 पॉइंट्स होगा, फिफ्थ वाला किसी से नहीं जीत पाया तो 0 हो गया। तो इस तरीके से सिंपली आपको यहाँ रैंकिंग मिल जाएगी। अब एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, कुछ कंडीशन ये हो सकती है कि आपके बीच में टाई फँस सकते हैं, ठीक है? कि आपका ये दोनों बराबर हो जाएँ, दोनों का 6-6 हो जाए। तो अब ये गेम पे डिपेंड करता है कि आप किस गेम में टाई फँसा है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ, तो इसमें इन दोनों टीम्स का नेट रन रेट देखा जाता है। उसमें जो ऊपर होता है उसको 1 कर देते हैं, नीचे वाला 2 आ जाएगा। अगर आप किसी रैकेट गेम की बात करो, तो उसमें हम गेम्स का कैलकुलेशन करते हैं, फिर इनके गेम्स की बात होती है। जनरली क्या होता है, हेड टू हेड देख लेते हैं, जब 2 प्लेयर्स का होता है, यानी कि 1 और 2 में अगर टाई फँसा है रैकेट गेम्स में, तो ये देख लेंगे जब इन दोनों का आपस में मैच हुआ था, उसमें कौन जीता था। अगर 2 जीता था, तो फिर हम 2 को यहाँ ऊपर कर देंगे और 1 को यहाँ नीचे कर देंगे। अगर ट्रिपल टाई फँसता है, तो फिर हम गेम्स का कैलकुलेशन करते हैं, कि चलो गेम्स कैलकुलेट कर लो, कि इनके आपस में जो गेम्स हुए थे, उसमें सेट्स कौन जीता था। जैसे कि टेबल टेनिस में क्या होता है, बेस्ट ऑफ 5 गेम्स होता है। तो फिर आप ये कैलकुलेट करना शुरू करोगे कि 3-2 जीता या 3-0 जीता। दूसरा वाला 3-0 जीता, 3-1 जीता। तो इन सब का कैलकुलेशन करके फिर रैंक आपकी निकाली जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका लीग का डिसीजन पूरा बनता है। पॉइंट्स के बेसिस पे, पॉइंट्स के हिसाब से उसमें आपको मिलेंगे कि जीतने के लिए जनरली लोग 2 पॉइंट्स देते हैं, फिर 1 देते हैं, फिर 0 देते हैं, ठीक है? चलो, किंग ऑफ लंका, व्हाट्सएप नोट्स। चलो ठीक है, लास्ट ऑप्शन वही है, लेकिन मैं एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक बार पीसी का ट्राई करो, ठीक है? अगर पीसी पे मिल जाता है तो उससे डाउनलोड कर लो आप, ईज़ी हो जाएगा वो। मेरे लिए भी ईज़ी हो जाएगा और आपके लिए भी हो जाएगा कि आप जब चाहो आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो उसपे से, ठीक है? नहीं तो कोई तरीका फिर निकालते हैं। मैं तो बात कर ही रहा हूँ क्योंकि सिर्फ़
आप लोग की बात नहीं है ना, अभी यही प्रॉब्लम अगर किसी दूसरी क्लास में भी होने लगी तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी है। फिर तब तक के लिए कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन है तो वो निकल जाएगा। चलो ठीक है फिर, क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। कल का जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा।